सभी लोगों को नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का महत्वपूर्ण विषय है संसाधन। संसाधन पर आज का वीडियो हम बनाने के लिए तैयार हैं। संसाधन क्या है, संसाधनों के हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, कैसे ये देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कौन कौन से संसाधन हमारे आसपास उपलब्ध हैं, वो प्राकृतिक हैं या मानवीय हैं, नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, उनका चक्रण कैसे होता है, चक्रण होता है या कि नहीं होता है, उनकी संभावनाएं क्या हैं, उनका भंडार क्या है। आज उपरोक्त इन्हीं तथ्यों पर हम सभी लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जिनके पास भूगोल, अर्थशास्त्र, व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान आदि ऐसे विषय के छात्रों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो कि संसाधन क्या है। आप लोग हमेशा सुनते हैं, पढ़ने के लिए भी मिलता है कि संसाधन किसे कहते हैं, ये संसाधन क्या है, उसका हम किस तरह से उपयोग करते हैं, कैसे उसको सुरक्षित करने की ज़रूरत है, आखिर कौन सी ऐसी आवश्यकता है जिससे हमें संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है और हमें उन संसाधनों को भविष्य के लिए बचा कर भी रखने की आवश्यकता है। उपरोक्त इन्हीं मुद्दों पर आज के वीडियो में हम सभी लोग मिलकर चर्चा करेंगे। तो आइए संसाधनों को समझने का प्रयास करते हैं। संसाधन वह वस्तु या वह पदार्थ होता है जो हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संसाधन ऐसे वस्तु या पदार्थ हैं जो हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक हैं। संसाधन या तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं या तो उन ज़रूरतों को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारा किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। किसी भी देश के विकास में उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधनों का ही होता है। अगर किसी देश के पास संसाधन नहीं है, संसाधनों में वह राष्ट्र विकसित नहीं है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं हो सकती। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित होने में इन संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए इन संसाधनों को समझने का प्रयास करते हैं। संसाधन जो आपके आसपास दिखाई देते हैं, आपका कार्यों में वो सहयोग करते हैं और देश की प्रगति में, देश की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे सभी पदार्थ या वस्तु संसाधन कहलाते हैं। कोई भी वस्तु या पदार्थ तब तक संसाधन नहीं कहलाती जब तक वो लोगों के किसी आवश्यकता की पूर्ति न करती हो। अगर कोई भी वस्तु या पदार्थ हमारे आसपास मौजूद हो लेकिन वो किसी भी प्रकार की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है तो उसे हम संसाधन नहीं कह सकते। संसाधन कहने के लिए या किसी वस्तु को संसाधन तभी हम कह सकते हैं जब वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे या उन आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आइए संसाधनों को विस्तार से और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है तो सबसे पहले हम कृषि की बात करते हैं। हमारा किसान जब अपने खेतों में काम करता है या कृषि से संबंधित वो कार्य करता है तो बहुत सारे
जो वस्तुएं हैं उसको मदद करते हैं खेती करने में, चाहे वो बैल हो, चाहे वो हल हो, चाहे वो फावड़ा हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो हसिया हो, चाहे वो कुदाल हो, चाहे वो दराती हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो उम, पशुओं का गोबर हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वह तापमान हो, ये सभी संसाधन हैं जो किसी न किसी रूप में फसल को पैदा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे किसान की मदद करते हैं, इसलिए ये सभी संसाधन कहलाते हैं। दूसरी तरह हमारे घर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे चारपाई, बिस्तर, रसोई में खाना बनाने के बहुत सारे बर्तन, कुकर, भगोना, कढ़ाई, चिमटा, तवा, पानी पीने के गिलास, चम्मच, थाली आदि ये सभी संसाधन हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में ये हमारी मदद करते हैं। उसी तरह हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो हमारी मदद करते हैं। रास्ते हो गए, बाग बगीचे हो गए, उसमें लगे हुए पेड़ पौधे हो गए, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के पत्तियां, लकड़ियां, फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ, ईंधन के लिए लकड़ियाँ, फल और फूल हमें देते हैं, इसलिए वो भी सब संसाधन हैं। हमारे गांव में मौजूद एक तालाब जो जानवरों को पीने के लिए पानी देता है। घर के या गांव के और भी बहुत सारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सिंचाई के लिए या घर बनाने के लिए पानी की भी पूर्ति करता है। उस पानी में बहुत सारी मछलियाँ भी हो सकती हैं, उन मछलियों को हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। इस तरह वो गांव का तालाब भी हमारा एक संसाधन है जो हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हमारे आसपास बहुत सारे पशु होते हैं, जिसमें गाय, भैंस, बकरियां, घोड़े, ये सभी भी हमारी किसी न किसी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए ये सभी संसाधन कहलाते हैं। उसी तरह हम अपने विद्यालय में जब जाते हैं तो विद्यालय में भी बहुत सारे संसाधन हैं। वहाँ पर एक भवन है, कुर्सी, मेज, कलम, पेंसिल, स्केल, बैग, बुक और किताबें, कापियाँ, ये सभी हमारे संसाधन हैं। हमारे स्कूल में उपलब्ध पुस्तकालय, अलमारियाँ, रजिस्टर, ये सभी संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। उसी तरह अगर हम जब सड़कों पर चलते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर, ट्रक, बस, ट्रेन, ये सभी हमारे संसाधन हैं। कहने का तात्पर्य हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं और वो किसी न किसी रूप में हमारे कार्यों में सहयोग करते हैं, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो सभी संसाधन कहलाते हैं। मुझे अब ये निश्चित ही पता चल गया है कि आप लोगों को संसाधनों के बारे में तो ज्ञान हो ही गया होगा। अब आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो बहुत सारे संसाधन हमारे आसपास उपलब्ध हैं, उन संसाधनों में किन किन तरह के संसाधन हैं। तो उसको हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट लेते हैं। एक वह संसाधन जो प्राकृतिक हैं, जिसके जन्म में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, प्रकृति ने उपहार स्वरूप ऐसे संसाधन को हमको दिया है, जिसमें मिट्टी, जल, ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, वनस्पतियां और जीव जंतु, जंगली जीव जंतु, ऐसे सभी चीजें जिसमें जान है, जो सजीव हैं, वो सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। या ऐसे सभी संसाधन जिसके निर्माण में या जन्म में मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, प्रकृति ने खुद उनको पैदा किया है, वो सारे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जबकि दूसरे ऐसे संसाधन जो मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका निर्माण स्वयं
मानव के द्वारा किया गया है, ऐसे सभी संसाधनों को मानवीय संसाधन कहते हैं या उनको हम कृत्रिम संसाधन कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, कलम, किताब, फर्नीचर, स्कूल भवन, फावड़ा, कुदाल, हल, ऐसे सभी, या उसमें कार, बस, ट्रक, साइकिल, ऐसे सभी संसाधन कृत्रिम संसाधन कहलाते हैं या मानवीय संसाधन कहलाते हैं, जो मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया है। कहने का तात्पर्य मोटे तौर पर संसाधन दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन जिसको प्रकृति ने बनाया है, और दूसरा मानवीय संसाधन जिसको मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है। एक व्यक्ति या एक मनुष्य बीच में खड़ा है, उसके एक तरफ पर्यावरण है, उसके आसपास जो उसको चारों तरफ से घेरता है, दूसरी तरफ वो व्यक्ति हो सकता है कि अपने प्रयोगशाला में हो, अपने स्कूल में हो या अपने घर में हो, तो वहाँ पर वो चीज़ें भी उसको उपस्थित हैं उसके आसपास। फिर तीसरी तरफ वो एक टेक्नोलॉजी है, एक तकनीकी का प्रयोग करके बीच में बैठा मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ, अपनी तकनीक के साथ और अपनी संस्था में बैठकर जब तीनों में पारस्परिक रूप से अंतःक्रिया करता है, तो उससे वो अपने आसपास बहुत सारे संसाधनों का निर्माण कर लेता है। क्योंकि मनुष्य का ज्ञान ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है, मनुष्य ही अपने आप में बहुत बड़ा संसाधन है। क्योंकि व्यक्ति का ज्ञान ही उसको, जो हमारे पर्यावरण में बहुत सारे भौतिक पदार्थ उपलब्ध हैं, मनुष्य अपने ज्ञान से ही प्राचीन काल से उनका इस्तेमाल संसाधनों के रूप से करता चला आ रहा है। इसलिए व्यक्ति अपने आसपास के सभी चीज़ों में अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने जुगाड़ का इस्तेमाल करके, अपने हाथों से बहुत सारी क्रियाएं करके पर्यावरण की बहुत सारी वस्तुओं को संसाधन के रूप में बदल लेता है। तो ये सभी चीज़ें संसाधन हैं और उनको हम प्राकृतिक और कृत्रिम दो रूपों में बांट सकते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा या विभिन्न महापुरुषों के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा संसाधनों को अलग अलग तरह से बांटने का काम किया गया है। तो उसमें सबसे पहले जो उत्पत्ति के आधार पर जिसने बांटा था, उनका नाम था नॉर्टन ग्रीसबर्ग। नॉर्टन ग्रीसबर्ग एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर बांटने का प्रयास किया था। उसके बाद दूसरे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ओवेन महोदय ने 1971 में प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटने का काम किया था, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को एक भौतिक संसाधन और दूसरा जैविक संसाधन में उन्होंने बांटा था। तीसरे गिलबर्ट महोदय थे, उन्होंने जैविक संसाधनों को दो भागों में बांटा था। जैविक संसाधन के एक भाग में उन्होंने वनस्पतियों को रखा था तथा दूसरे भाग में उन्होंने जीव जंतुओं को रखा था। उसी तरह एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जिम्मरमैन। तो जिम्मरमैन ने संसाधनों को उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो ये तो कुछ महापुरुषों के या हमारे वैज्ञानिकों के वर्गीकरण हो गया है कि अपने अपने विवेक के अनुसार या अपनी अपनी समझ के अनुसार उन्होंने संसाधनों का वर्गीकरण किया था। सबसे पहले हमने समझा था कि संसाधन जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं उनको हम दो भागों में मोटे तौर पर बांट लेते हैं। ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक हैं और ऐसे संसाधन जो मानवीय हैं, कृत्रिम हैं। आप सभी लोग अपने चार्ट पेपर पर या अपने कॉपी पर इन संसाधनों को आप मोटे तौर पर बांट सकते हैं कि हमारे आसपास कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनका जन्म प्रकृति से हुआ है और कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिसका जन्म मानव ने स्वयं किया है। तो इसको आप लोग अलग अलग वर्गीकरण कर लें। आइए विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण को और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकरण करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं, एक जैविक संसाधन और दूसरा
अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनमें जान होती है। इनमें सभी प्रकार के वनस्पतियां आते हैं, इनमें सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, मनुष्य आते हैं, सभी पशु आते हैं। कहने का तात्पर्य इनमें वो सभी चीजें आती हैं जिसमें जान होते हैं, सजीव होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। दूसरा अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन में वो संसाधन आते हैं जिसमें जान नहीं होती है, वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। इसमें भूमि, ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, खनिज, चट्टान, ऐसी चीजें आती हैं जिसमें जान नहीं होती है। उसी तरह फिर अगला वर्गीकरण जो किया गया था उसकी समाप्तता के आधार पर कि संसाधन है और वो एक दिन समाप्त भी हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं वो समाप्त भी हो जाएंगे। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो हमारे पर्यावरण में उनका नवीकरण होता रहता है। तो उसका जो वर्गीकरण किया गया था वो समाप्तिया के आधार पर किया गया था कि वो एक दिन समाप्त हो सकते हैं। ऐसे संसाधनों को दो भागों में बांटा गया था। एक संसाधन है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो निश्चित समय के बाद अपने पर्यावरण में उनका जन्म फिर से हो जाता है। कहने का तात्पर्य नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जो एक निश्चित समय के बाद वो दोबारा फिर से हमारे पर्यावरण में आ जाते हैं। उनका हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन वो कम नहीं होते हैं क्योंकि वो एक समय के बाद फिर से हमारे पर्यावरण में आ जाते हैं। लेकिन उनमें शर्त ये होती है कि उनको पुनः नवीकरण होने का एक समय देना चाहिए। ऐसे संसाधन होते हैं जैसे वन हो गए, जंगली जीव जंतु हो गए, उसमें मछलियां भी हो गई हैं, बहुत सारी वनस्पतियां हो गई हैं। तो ये क्या होता है, अगर इनको हम इस्तेमाल करते हैं तो एक समय के बाद ये फिर से हमारे पर्यावरण में आ जाते हैं। जैसे एक किसान अपने जानवरों को खिलाने के लिए बरसीम तो काटता है, एक तरफ काटता है लेकिन दूसरी तरफ वो बरसीम फिर से तैयार हो जाती है। तो इस तरह उसका एक तरह से चक्र चलता रहता है। एक तरफ किसान बरसीम को काटता है और दूसरी तरफ बरसीम फिर से तैयार हो जाती है। लेकिन कि उसको एक समय देना चाहिए। दूसरी तरफ अगर एक तालाब में मछलियां हैं, अगर एक साल में उस तालाब से 100 मछलियों को पकड़ा जाता है तो एक साल के बाद 100 मछलियां फिर से उसमें पैदा हो जाती हैं। तो अगर हम एक साल में 100 मछलियों को निकाल लेते हैं तो उस तालाब में मछलियों की संख्या कभी कम नहीं होगी क्योंकि हर साल उसमें 100 मछलियां आ जाती हैं। हमें जब इस तरह के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों को नवीकरणीय का एक समय देना चाहिए। अगर आप उनको नवीकरण का समय नहीं देते हैं तो वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए नवीकरणीय में वो सभी संसाधन आ जाते हैं या उनको रखा जाता है कि जो एक निश्चित समय में अपनी मात्रा को फिर से वो बढ़ा लेते हैं। ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन कहलाता है जिसका हमारे प्रकृति में पुनः वापस आने में बहुत समय लगता है, बहुत वर्षों लग जाते हैं। ऐसे संसाधनों में खनिज या जीवाश्म ईंधन आते हैं। जीवाश्म ईंधन में जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल या प्राकृतिक गैस आते हैं। कोयला या जो पेट्रोल और डीजल है इसका निर्माण बहुत वर्षों के बाद होता है। पृथ्वी पर जो हलचल होते रहते हैं, जो भूकंप या ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हमारे धरातल पर होते रहते हैं, उसके कारण दलदली क्षेत्रों की जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं, बहुत साल पहले 350 लगभग मिलियन वर्ष पूर्व या ये कह लीजिए कि 35 से 36 करोड़ वर्ष पूर्व वनस्पतियों के या जीव जंतुओं के जमीन के अंदर दबने से वो मिट्टियों में दब गए
उसके परत के ऊपर परत बनती चली गई और बहुत लंबे समय तक वो नीचे दबे रहे। ताप और दाब के कारण वहाँ पर ऊर्जा मतलब टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और दाब के कारण, ताप और दाब के कारण वो जैविक ईंधन में बदल जाते हैं, जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। उसमें जो उस टाइम वनस्पतियां दब गईं वो कोयले के रूप में हमारे बीच में आज उपलब्ध हैं, और जो जीव जंतु दब गए थे वो आज जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल और डीजल और प्राकृतिक गैस के रूप में हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो कहने का तात्पर्य ये खनिज चट्टानें और जीवाश्म ईंधन एक लंबी प्रक्रिया के बाद, एक लंबे समय के बाद इनका फिर से नवीनीकरण होता है। इसीलिए अधिक समय लेने के कारण इनको अनवीकरणीय कहा जाता है, क्योंकि इनके पुनः हमारे पर्यावरण में आने में एक लंबा समय लगता है। तो जिनको पर्यावरण में आने में एक लंबा समय लगता है, ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और जिन संसाधनों को हमारे पर्यावरण में पुनः वापस आने में कम समय लगता है, 1 साल 2 साल में वापस आ जाते हैं, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब अगला जो संसाधनों का वर्गीकरण है वो स्वामित्व के आधार पर उसका बंटवारा किया गया है, मतलब अधिकार के आधार पर उसको बंटवारा किया गया था, जिसमें पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें जो पहला है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत में वो संसाधन आते हैं जो उसका व्यक्तिगत होता है, उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधनों में किसी व्यक्ति के अपने खेत हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के अपने बाग बगीचे हो सकते हैं, उसके पेड़ पौधे हो सकते हैं, क्योंकि वो उसका फल किसी को नहीं देता है, चाहे तो दे और चाहे तो ना दे, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसी तरह उसका अपना व्यक्तिगत नल हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, उसकी अपनी व्यक्तिगत मोटरसाइकिल भी हो सकती है, साइकिल भी हो सकती है, ट्रैक्टर भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य वो उसका अपना व्यक्तिगत होता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे संसाधनों को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरे संसाधन है सामुदायिक। सामुदायिक ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर सभी का अधिकार होता है। जैसे गांव का तालाब हो सकता है कि वो ग्राम पंचायत का तालाब है, तो गांव के सारे लोग उस पर अपना काम चलाते हैं, उस पर सभी का अधिकार होता है, सभी लोग अपनी ज़रूरतों को उससे पूरा करते हैं। या पार्क हो गया, खेल का मैदान हो गया, शमशान घाट हो गए, चारागाह हो गए जहाँ पर जानवरों को चराते हैं, ऐसे स्थान या पिकनिक स्थल हो गए। कहने का तात्पर्य ऐसे स्थल जिस पर सभी का बराबर का अधिकार होता है, ऐसे संसाधनों को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का अधिकार होता है, उसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, नदियाँ या उस राजनीतिक सीमाओं के अंदर जितनी भी भूमि होती है, उस सभी पर उस देश की सरकार का अधिकार होता है। अगर किसी भी देश की सरकार किसी व्यक्ति की जमीन को अगर लेना चाहता है, भूमि का अधिग्रहण करना चाहता है राष्ट्र हित में, जनहित में, तो वो किसी व्यक्ति की जमीन का भी वो अधिग्रहण कर सकती है। उस पर सरकार का पूर्ण अधिकार है, वो चाहे तो वो कर सकती है राष्ट्र हित में। तो ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का अधिकार होता है उसको हम राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर संपूर्ण विश्व का, सारी दुनिया का अधिकार होता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे किसी देश के तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर स्थित सागर या महासागर में अगर कोई भी संसाधन मौजूद है, तो उस संसाधन पर संपूर्ण विश्व के लोगों का बराबर का अधिकार होता है। उसमें संपूर्ण विश्व के लोग आपस में समझौता करते हैं और फिर उन संसाधनों का दोहन करते हैं और उसको आपस में बांट लेते हैं।
समुद्री मील का मतलब होता है कि एक समुद्री मील का मतलब समुद्र में दूरी का, जैसे हमारे पृथ्वी पर या हम सामान्य लंबाई में बोलते हैं कि 1 किलोमीटर, तो जितना हमारा 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में जो सामान्य 1 किलोमीटर होता है उसमें 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। लेकिन जब हम समुद्री मील की बात करते हैं तो एक समुद्री मील में 1852 मीटर होते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा जो 1 किलोमीटर होता है उससे वो कहीं अधिक होता है, करीब 852 मीटर अधिक होता है। तो ये समुद्री मील की बात हो गई कि 200 समुद्री मील के आगे जो क्षेत्र होता है सागरों में या महासागरों में, उस पर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है, और उसमें जो भी कोई संसाधन पाए जाते हैं उसको सभी विश्व के लोग आपस में बांटते हैं। ऐसे ही संसाधनों को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य भी एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि वो किसी का अधिकार उस पर नहीं है किसी एक का, वो सभी का है, इसलिए सूर्य भी एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। हवा एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। जल एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अगर सागरों में जल है, महासागरों में जल है, तो उस पर सभी का अधिकार है। अब आगे और समझने का प्रयास करते हैं। एक वर्गीकरण और है जो विकास के आधार पर किया गया है, या अनवीकरणीय में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अनवीकरणीय में दो तरह के संसाधन आते हैं, एक चक्रीय और दूसरा अचक्रीय। जो अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, उसको दो भागों में बांट सकते हैं, चक्रीय और अचक्रीय। तो चक्रीय में वो संसाधन आते हैं जिनका चक्रण होता रहता है, जैसे धातुएं, जैसे लोहा है, कभी लोहा से फावड़ा बना देते हैं और कभी फावड़ा को गला के उससे खुरपे और हंसिए बना देते हैं, कभी फिर उनको गला के छोटे छोटे कील बना देते हैं, कभी फिर उन कीलों को गला के एक बड़ा से कुदाल बना देते हैं। तो उनका चक्रण होता रहता है। उसी तरह सोना और चांदी का भी चक्रण होता रहता है। और दूसरा है अचक्रीय, जिनका चक्रण नहीं होता, जैसे पेट्रोल और डीजल या प्राकृतिक गैस या कोयला, इनका चक्रण नहीं होता है, क्योंकि ये एक बार इस्तेमाल करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए इसको अचक्रीय बोला जाता है। चक्रीय में वो उनका चक्रण होता रहता है, हमारे पर्यावरण में आते रहते हैं, लेकिन अचक्रीय में एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक बार जलने के बाद फिर वो दोबारा वापस नहीं आते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे संसाधनों को अचक्रीय बोलते हैं। अगला वर्गीकरण किया गया है विकास के आधार पर। जो विकास के आधार पर वर्गीकरण किया गया है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। एक संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित संसाधन। तो सबसे पहले जो भंडार संसाधन है, भंडार संसाधन ऐसे संसाधनों को कहते हैं जिनके भंडार तो बहुत सारे हमारे पर्यावरण में हैं, हमारे आसपास हैं, लेकिन हमारे पास अभी उन संसाधनों का उपयोग करने की विकसित या टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी विकसित नहीं हो पाई है, जिसके कारण उन संसाधनों का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो संसाधन भी नहीं है, क्योंकि संसाधन की पहली शर्त है कि वो हमारे किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से पानी बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में उपलब्ध भी हैं, लेकिन उस ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत भी हो सकता है, लेकिन अधिक टेक्नोलॉजी के विकसित न होने के कारण अभी इसका हम अधिक से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। उसी तरह संचित जो संसाधन है, संचित संसाधन भी भंडार संसाधन का ही एक रूप है। जैसे हम नदियों पर बांध बना के जलों को तो रोक लेते हैं, उससे हम जल विद्युत करते हैं, बांध बना के नहर भी निकालते हैं, लेकिन अभी उसका हम पूरी तरह से और अच्छी तरह से उपयोग
नहीं कर पाए हैं, उससे हम और उसमें अभी और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, अभी और भी उसमें हम चीजें कर सकते हैं। अगला है अगला है विकसित संसाधन। विकसित वह संसाधन है जिन संसाधनों का उपयोग हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक नियमावली बना लिया, एक नियम बना लिया है कि इन संसाधनों का हम अच्छी तरह से उपयोग किन किन तरह से कैसे करना है। हमने ये टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, उसको हम बोलते हैं विकसित संसाधन। और एक संसाधन और है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन को कहा जाता है जो हमारे आसपास उपलब्ध तो हैं, लेकिन अभी हम उनका भी अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन भविष्य में हम कर सकते हैं। उनको संभावी संसाधन बोला जाता है। जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इनका इस्तेमाल हम करते तो हैं, लेकिन अभी हम अच्छी तरह से इनका इस्तेमाल करना नहीं सीखे हैं। सौर ऊर्जा एक अच्छे ऊर्जा का स्रोत है जो कभी नहीं खत्म होने वाला है। हमें इस पर और अधिक अपने ज्ञान को, विवेक को बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत के पश्चिमी भाग में, खास करके गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन हम इनका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अभी हम पूरी तरह से इनका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। और जब हम पूरी तरह से इनका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो ये संसाधन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अगर संसाधनों को हम किसी देश के संदर्भ में हम बात करते हैं तो देश को हम 3 तरह से संसाधनों के आधार पर हम बांट सकते हैं। पहले नंबर 1 पे विकसित राष्ट्र वाले संसाधन, दूसरा है विकासशील राष्ट्र वाले संसाधन, और तीसरा है पिछड़े देश वाले संसाधन। ऐसे देश विकसित देश कहलाते हैं जो देश अपने संसाधनों को खोज भी लिया है और उन संसाधनों का वो विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना भी जानते हैं, तो ऐसे देश विकसित हैं। दूसरे विकासशील देश, ऐसे देश जो अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने में बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको विकासशील देश कहते हैं। भारत इसी में है। भारत आज एक विकासशील देश है और अपने संसाधनों को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करने में वो आगे की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और तीसरा है पिछड़े देश, ऐसे देश जिनके पास संसाधन तो हैं लेकिन ना उनको वो खोज पा रहा है, भंडार तो बहुत है, और ना ही उनका वो विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर पा रहा है, तो इसलिए वो देश पिछड़े देश कहलाते हैं। तो ये तो संसाधनों की बात हो गई। अब अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि इन संसाधनों को हमें बचाने की बहुत आवश्यकता है। अगर इनको हम बचाएंगे नहीं तो ये भविष्य में समाप्त हो जाएंगे और इनसे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। और इन समस्याओं से बचने के लिए हमको संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। तो आइए संसाधनों के संरक्षण पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। संसाधन संरक्षण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब हमको जो हमारी प्रकृति ने या हमारे आसपास जो संसाधन हैं उन संसाधनों को हमको बचा के रखना है। अगर हम उनको विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं, तो भविष्य में वो समाप्त हो जाएंगे और फिर ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होगा। जैसे वन है, जंगलों को हमको बचाना है, जीव जंतुओं को हमको बचाना है, पानी को हमको बचाना है, पशुओं को बचाना है, और जो भूमि, मृदा और लोहा, सोना, चांदी, ये जितने भी संसाधन हैं, हमें इन संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए, तभी ये हमारे पास सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो ये सब समाप्त हो जाएंगे। क्या कर सकते हैं उसमें? जैसे सबसे पहले हम जल को लेते हैं। जल एक अमूल्य संसाधन है
उसको व्यर्थ ना करें। सिंचाई में जो हम प्रयोग करते हैं, आजकल बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां आ गई हैं, ड्रिप से या स्प्रिंकल विधि से हम उनको खेतों में सिंचाई करें, छिड़काव विधि का प्रयोग करें। और कहीं पर अगर पानी भरा है तो उसको भूमि के अंदर जाने में भी हम सहयोग करें। ऐसी व्यवस्था करें कि जो पानी है जो बह रहा है अनावश्यक तरीके से, उस भूमि के अंदर चला जाए, ताकि चक्रण उसका बना रहे, अनावश्यक वो बहने ना पाए। वर्षा के पानी को अगर हम रोक सकें तो रोक कर उसको किसी माध्यम से जमीन के अंदर ले जाएं, या उसको हम दूसरे कार्यों में प्रयोग कर लें, तो इस तरह से हम जल को बचा सकते हैं। दूसरा, अगर हम पेड़ पौधों को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार में ही हम पूरे बाग को ना काटें। वहां पर हम चक्र विधि अपना लें कि अगर 5 साल में एक वृक्ष तैयार होता है तो हम 5 साल के बाद ही एक वृक्ष को काटें, उतने वृक्ष काटें जितने हम वृक्ष तैयार कर लें। तो इस तरह से अगर हम करेंगे, या ऐसा ही कर लेते हैं कि एक बाग में अगर 10 पेड़ हैं तो सभी पेड़ को नीचे से ना काट के एक एक डाल को काट के अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें, और फिर दूसरे साल फिर उसमें दूसरी डाल हो जाएगी तो तीसरी डाल को काट लें। ऐसे करके भी हम चक्र विधि को अपना लें। विवेकपूर्ण तरीके अपना के हम अपने संसाधनों को हम बचा सकते हैं। जब उसको हम इन सब माध्यमों से बचाएंगे या उनको हम नवीकरण का प्रयास करेंगे तो वो संसाधन बचे रहेंगे, लेकिन हमें उन संसाधनों को नवीकरण का एक समय भी देना होगा। अगर हम उनको नवीकरण का समय नहीं देंगे तो वो उनका नवीनीकरण पुनः नहीं हो पाएगा, या उनका पुनः हमारे पर्यावरण में वो नहीं हो पाएंगे और वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। संसाधनों में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वीडियो की अपनी एक सीमा होती है। थोड़ा से और इसमें हम, अगर ये प्रश्न लिखने के लिए आया कि कैसे आप लिखेंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ा से आप लोगों को हम बता दें। अगर प्रश्न आता है कि संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, और संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले संसाधन जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतर है। अब जो ये रिसोर्स शब्द है, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, री और सोर्स। री का मतलब है लंबी अवधि तक, और सोर्स का मतलब है साधन, अर्थात ऐसे साधन जिस पर हम लंबी अवधि तक निर्भर रहते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। और जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो कंजर्वेशन का मतलब होता है उसका संरक्षण करना। तो उस तरह कंजर्वेशन के बारे में अगर हमको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे कि संसाधन संरक्षण अंग्रेजी भाषा के रिसोर्सेस कंजर्वेशन का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है हमारे पर्यावरण में जो संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानवीय हो। मनुष्य अपनी बहुत सारी चीज़ों को, मानव के द्वारा जो संसाधन बनाए गए हैं, चाहे वो एक सुई हो, चाहे पेचकस हो, चाहे प्लास हो, ये सब संसाधन है, चाहे एक हवाई जहाज हो, सब ये संसाधन है और किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। इनको हमको विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना है और अपने ऐसे नवीकरणीय संसाधनों को पर्यावरण में फिर से उनको स्थापित होने का एक हमको समय देना है। और जो संसाधन अनवीकरणीय हैं उनको हमको सोच समझ के विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि उनको हमारे पर्यावरण में पुनः आने में एक लंबा समय लगता है। तो इसलिए इन सभी संसाधनों को बचाने की जरूरत है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।